अधिकांश द्वीप ब्रह्मांड एक दूसरे के समान हैं, जो अनुमानात्मक समझ या पारस्परिक सहानुभूति या महसूस करने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार अपने स्वयं के शोक और अपमान को याद करते हुए हम समान परिस्थितियों में दूसरों के साथ संवेदना कर सकते हैं, खुद को रख सकते हैं, हमेशा निश्चित रूप से थोड़े पिक्विकियन अर्थों में अपने स्थानों पर। लेकिन कुछ मामलों में ब्रह्मांडों के बीच संचार अधूरा है या न के बराबर है। मन अपनी जगह है और पागल और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली लोगों का निवास स्थान उन जगहों से इतना अलग है जहां सामान्य पुरुष और महिलाएं रहते हैं कि स्मृति या समझ के आधार के रूप में सेवा करने के लिए स्मृति का कोई सामान्य आधार नहीं है। भावना शब्द बोले जाते हैं लेकिन प्रबुद्ध करने में विफल होते हैं। जिन चीजों और घटनाओं को प्रतीक संदर्भित करते हैं वे अनुभव के पारस्परिक रूप से अनन्य क्षेत्र से संबंधित हैं। खुद को दूसरों के रूप में देखने के लिए हमें सबसे अच्छा उपहार है शायद ही कम महत्वपूर्ण दूसरों को देखने की क्षमता है जैसा कि वे खुद को देखते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये अन्य एक अलग प्रजाति के हैं और एक मौलिक विदेशी ब्रह्मांड में रहते हैं? उदाहरण के लिए, समझदार कैसे जान सकता है कि वास्तव में पागल होना कैसा लगता है? या एक दूरदर्शी, एक माध्यम या एक संगीत प्रतिभा के रूप में फिर से पैदा होने के बावजूद हम कभी भी दुनिया की यात्रा कैसे कर सकते हैं? ब्लेक, स्वीडनबॉर्ग, जोहान सेबेस्टियन बाख घर थे और एक्टोमॉर्फी और सेरेब्रोटोनिया की चरम सीमा पर एक आदमी कभी खुद को एंडोमॉर्फी और विस्रोटोनिया की सीमा पर एक के स्थान पर कैसे रख सकता है या कुछ सीमित क्षेत्रों को छोड़कर मेसोमॉर्फी और सोमेटोटोनिया की सीमाओं पर खड़े होने की भावनाओं को साझा कर सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रश्न अव्यावसायिक व्यवहारवादी के लिए अर्थहीन हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो सैद्धांतिक रूप से विश्वास करते हैं कि वे व्यवहार में क्या जानते हैं, अर्थात अनुभव करने के लिए एक अंदर के साथ साथ एक बाहरी भी है, जो समस्याएं हैं वे वास्तविक समस्याएं हैं होने के लिए और अधिक गंभीर, कुछ पूरी तरह से अघुलनशील, कुछ घुलनशील केवल असाधारण परिस्थितियों में और उन तरीकों से जो सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार यह लगभग निश्चित लगता है कि मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि सर जॉन फाल्स्टाफ या जो लुई होना कैसा लगता है। दूसरी ओर मुझे हमेशा यह संभव लगता था कि सम्मोहन के माध्यम से, उदाहरण के लिए, या स्व सम्मोहन, व्यवस्थित ध्यान के माध्यम से या फिर उपयुक्त दवा लेने से मैं अपनी सामान्य चेतना के तरीके को बदल सकता हूं ताकि मैं सक्षम हो सकूं अंदर से जानने के लिए कि दूरदर्शी माध्यम, यहाँ तक रहस्यवादी भी किस बारे में बात कर रहे थे। मेस्केलिन अनुभव के बारे में मैंने जो पढ़ा था उससे मुझे पहले से ही यकीन हो गया था कि दवा मुझे ब्लेक और ए द्वारा वर्णित आंतरिक दुनिया की तरह कम से कम कुछ घंटों के लिए स्वीकार करेगी। लेकिन मैंने जो उम्मीद की थी वह नहीं हुआ। मैं अपनी आंखें बंद करके झूठ बोलने की उम्मीद कर रहा था। कई रंगीन ज्यामिति, एनिमेटेड आर्किटेक्चर, रत्नों से समृद्ध और शानदार रूप से सुंदर वीर आकृतियों के साथ परिदृश्यों के अंतिम रहस्योद्घाटन के कगार पर सदा कांपते प्रतीकात्मक नाटकों के दर्शन को देखकर। लेकिन मैंने अपनी मानसिक बनावट, अपने स्वभाव, प्रशिक्षण और आदतों के तथ्यों पर विचार नहीं किया था। यह स्पष्ट था मैं हूँ और जहाँ तक याद है मैं हमेशा एक खराब विजुअलाइजर रहा हूँ। शब्द, यहाँ तक कि कवियों के गर्भित शब्द भी मेरे मन में चित्र नहीं जगाते। नींद के कगार पर कोई सम्मोहन संबंधी दृष्टि मुझे नमस्कार नहीं करती है। जब मैं कुछ याद करता हूँ तो स्मृति मेरे सामने एक स्पष्ट रूप से देखी गई घटना या वस्तु के रूप में प्रस्तुत नहीं होती है। वसीयत के प्रयास से मैं कल दोपहर जो कुछ हुआ उसकी एक बहुत ही ज्वलंत छवि नहीं पैदा कर सकता है कि कैसे लुंगोनो पुलों को नष्ट होने से पहले देखता था।
बेजवाटर रोड की जब केवल बसें हरी और छोटी थीं और वृद्धों द्वारा खींची गई थीं 3.5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घोड़े। लेकिन ऐसी छवियों में बहुत कम सार होता है और उनका अपना कोई स्वायत्त जीवन नहीं होता है। वे वास्तविक कथित वस्तुओं के साथ उसी संबंध में खड़े होते हैं जैसे होम के भूत मांस और रक्त के पुरुषों के लिए खड़े थे, जो उन्हें रंगों में देखने आए थे। उच्च तापमान होने पर ही मेरी मानसिक छवियां स्वतंत्र जीवन में आती हैं। उन लोगों के लिए जिनमें दृश्यता की क्षमता मजबूत है, मेरी आंतरिक दुनिया को अजीब तरह से नीरस, सीमित और निर्बाध प्रतीत होना चाहिए। यह दुनिया थी एक गरीब चीज, लेकिन मेरी अपनी, जिसकी मुझे उम्मीद थी कि वो अपने से पूरी तरह से अलग हो जाएगी।